नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का इतिहास पोर्शन पढ़ रहे थे। उसमें हम 3 टॉपिक हमने पूरे कर लिए थे। आज हमारा चौथा टॉपिक रहेगा भारत में 1857 का विद्रोह कह तो 1857 की क्रांति कह सकते हो, 1857 का स्वाधीनता संग्राम कह सकते हो, स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हो। इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, परंतु हम इसको 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। वी.डी. सावरकर के अनुसार वो एकमात्र विद्वान थे जिन्होंने ये बात कही थी, विद्यार्थी, है ना। तो 1857 क्रांति जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे इतना एक उलझा हुआ मैटर है कि कारणों पे, गतिविधियों पे, परिणाम पे और उसके ऊपर कहे गई बातें, उनके ऊपर लिखी गई किताबें, बहुत विस्तार से टॉपिक है विद्यार्थियों। तो मैं प्रयास करूंगा कि 3 क्लास में मैं इसको पूरा करूं। पहली क्लास में हम आज पढ़ेंगे कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्रांति के क्या कारण रहे हैं, ठीक है। एक क्लास हो जाएगी इसके प्रसार की, कि क्रांति का प्रसार किस प्रकार रहा है, किन क्षेत्रों में रहा है, ठीक है ना। और एक हो जाएगा इनके ऊपर कहे गए कथनों और लिखी गई पुस्तक, ठीक है। 3 क्लास में मैं इस टॉपिक को पूरा करवा दूंगा। कारणों के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों। कारणों के बारे में एक प्रश्न हमेशा बनता है, चाहे वो अंग्रेजों की नीतियां हो, अंग्रेजों की मराठाओं के प्रति नीतियां हो, अंग्रेजों की मुगलों के प्रति नीतियां हो, अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति नीतियां हो, या फिर हम अवध वाला थोड़ा बहुत मुद्दा आता है जहां हमें लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां याद आती है, जहां हमें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीतियां याद आती। विद्यार्थियों, बहुत सारा मैटर है समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, परंतु आज आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका लेवल किस प्रकार का प्रश्न का था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत सीमित रूप में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। बता पूरा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। अब आप इसको किस प्रकार समझ रहे हो वो आपके ऊपर निर्भर है। बाकी आज की क्लास हमारे कारणों पर रहेगी कि इस क्रांति के क्या कारण रहे हैं, तत्कालीन कारण क्या रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक क्या कारण रहे हैं। इसके आधार पर कहते हैं क्रांति की एक नींव तैयार हुई थी विद्यार्थियों, और उस नींव ने विद्यार्थियों बहुत बड़ा विस्फोट किया था। बाद में अंग्रेजी सरकार ने बहुत सारे परिवर्तन किए थे, वो परिणाम में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम इसके साथ में थोड़ा हम परिणाम भी पढ़ेंगे, क्योंकि परिणाम में पिछली बार विद्यार्थी एक प्रश्न आ गया था कि 1857 क्रांति का कौन सा परिणाम नहीं था। एक प्रश्न यहाँ से कॉन्सेप्ट का पूछ लिया था, तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको आपको इस तरीके से समझाने का प्रयास करूं, ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है इस टॉपिक की, और पहली क्लास में हम कारण पढ़ रहे हैं। भारत में 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में कौन सा कथन सही? 1857 की राजनीतिक कारणों के बारे में कौन सा कथन सही, ठीक है ना। अब राजनीतिक कारण में विद्यार्थियों कोई एक बिंदु नहीं रहा है, राजनीतिक कारणों का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। जब हम बात करते हैं पलासी के युद्ध की, पलासी का युद्ध, विद्यार्थी यहां से एक घटनाक्रम शुरू होता है। विद्यार्थी, जब हम पलासी का युद्ध पढ़ते हैं, पलासी के युद्ध के बाद हम पढ़ते हैं कि भारत में दोहरी शासन व्यवस्था हम पढ़ते हैं। फिर बाद में हेस्टिंग आता है, हेस्टिंग दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त करता है। फिर कॉर्नवालिस आता है, कॉर्नवालिस 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू करता है। तो ये घटनाएं कोई 1 वर्ष 2 वर्ष की नहीं विद्यार्थियों, पिछले 100 सालों का परिश्रम है, तब जाके क्रांति हुई विद्यार्थी। ये कोई 1 साल 2 साल 10 साल का परिश्रम नहीं था विद्यार्थी, ये गुलामी का एक लंबा दौर चला था। पलासी के युद्ध से कहते हैं कि भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी थी विद्यार्थियों, ठीक है ना। पलासी के युद्ध ने यह तय कर दिया था कि भारत में शासन कौन करेगा विद्यार्थियों। अंतिम रूप से भारतीय लगभग हार गए थे, मराठा हार गए थे और मुगल हार गए थे निश्चित रूप से। तो यहाँ विद्यार्थी पलासी के युद्ध के बाद का हमें घटनाक्रम देखने को मिलता है कि अंग्रेजी सरकार विस्तार करती है, फिर दोहरी शासन व्यवस्था लागू करती है। जब दोहरी शासन व्यवस्था नहीं चली तो विद्यार्थियों फिर भूमि में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल को बहुत लूटा गया विद्यार्थियों, बहुत लूटा गया था, ठीक है ना। अब यहाँ हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्या है वो चीज आप थोड़ी समझ, ठीक है ना। राजनीतिक कारणों हम पढ़ रहे हैं, और राजनीतिक कारणों में हमें 2 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण जानना है। एक तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां,
और दूसरी है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। बस दो बिंदु हमको यहाँ से अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना। घेरे की नीति के तहत लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, ये राजनीतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, इसे कहते हैं रिंग्स ऑफ फेम्स, रिंग्स ऑफ फेयर, फेयर भी इसको कहते हैं, रिंग्स ऑफ घेरे की नीति। ये विद्यार्थी एग्जाम पसंद आया था कि रिंग्स ऑफ फेयर नीति, ये विद्यार्थियों में आपको आगे बताऊंगा कि भारत में अंग्रेजों की देशी रियासतों के प्रति विद्यार्थियों शासन के प्रति 3 नीतियां चली थी विद्यार्थियों में, बस आगे बताऊंगा। उसमें पहली नीति है हमारे घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस की नीति है। इसके तहत विद्यार्थी लॉर्ड, रिंग्स ऑफ फेंस का मतलब क्या हुआ कि अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, घेरे की नीति का मतलब क्या हुआ, अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए दूसरे राज्यों को सुरक्षा प्रदान करो। ये सबसे महत्वपूर्ण था, बात समझना। जैसे ये एक राज्य है, अंग्रेज राज्य है, मान के चलो कि यहाँ अंग्रेजों का प्रभुत्व है और पास में बहुत सारी रियासतें हैं, ठीक है। अब अंग्रेजों की नीति यह क्या थी, घेरे की नीति थी। अंग्रेज यहाँ बीच में थे, जो आसपास की जो रियासतें होती थी ना, ये अंग्रेज जो क्या करते, इनको संरक्षण देते थे, इनको कहते थे कि हमारी आपकी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है, आपकी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है, आप कर किसी भी प्रकार की कोई भी रियासत आक्रमण नहीं कर सकती थी। पहले आपस में लड़ते थे विद्यार्थियों, मराठे आपस में लड़ते थे, मुगल आपस में लड़ रहे थे, ठीक है ना, देशी रियासतें अलग अलग अपने स्तर पे लड़ रही थी विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो इन रियासतों को संरक्षण प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों ये नीति लागू की गई थी कि खुद के राज्य को सुरक्षित करने के लिए दूसरे राज्यों की सुरक्षा करना, ये अंग्रेजों की एक सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। और उस नीति का विद्यार्थियों सबसे प्रभावी कोई कार्य किया तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि ने किया था, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि ने किया था। और सहायक संधि करने वाली पहली रियासत विद्यार्थी याद रखने, नाम याद रखने आपको, ठीक है। 1798 में हैदराबाद ने की थी विद्यार्थियों, शासक था निजाम अली। मैंने शासक भी साथ में लिखे हैं, शासक कौन था, निजाम अली। फिर 1799 में मैसूर ने की थी, कृष्ण राय यहाँ शासक था। फिर 1799 में तंजौर ने की थी, सरफरोजी द्वितीय था। फिर 1801 में विद्यार्थियों अवध शहादत अली ने विद्यार्थी इस समय सहायक संधि स्वीकार की, है ना। अवध का बाद में विद्यार्थियों कुशासन के आरोप में इसका विलय भी कर लिया गया था, ठीक है, उसका मैंने अलग से एक प्रश्न बनाया है, परंतु इस समय ये सहायक संधि की बात हो रही, ठीक है। फिर ये 1802 में पेशवा बाजीराव के द्वितीय के कर लिया था सहायक संधि। 1803 में भोसले, रघुजी भोसले ने कर लिए थे। 1803 में ही विद्यार्थियों सिंधिया ने, दौलतराव सिंधिया ने यह संधि स्वीकार कर ली थी। 1801 में कहते हैं कि एक ही डेट है ज्यादा, हैदराबाद ने वापस दोबारा संधि की थी, हैदराबाद ने वापस दोबारा संधि की थी, परंतु इतना आपको याद रख, ये आपको क्रम याद रख लेना है। जब हम लॉर्ड डलहौजी की जब हड़प नीति पढ़ते हैं ना, तो विद्यार्थी वहां क्रम से प्रश्न पूछता है कि कौन सा राज्य किस क्रम में विद्यार्थियों हड़पा गया था। उसी के दृष्टिकोण से ये सहायक संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है जब हम राजनीतिक कारणों की चर्चा करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे उस राज्य में प्रभाव छोड़ना शुरू कर दिया। अंग्रेज धीरे धीरे कहा कि हमारा एजेंट आपके ऊपर नियुक्त होगा, ठीक है ना। फिर बाद में प्लासी के युद्ध के बाद दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी विद्यार्थियों, कि यहाँ आपके जितने भी जो आर्थिक संसाधन है, जितने भी वो आपके हैं, वो हमें दे दो, बाकी आपकी सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है ना। अधिकार आपको कुछ भी नहीं रहेगा, आप नाम मात्र के राजा, है ना। दोहरी शासन क्या थी कि आपके पास अधिकार कुछ भी नहीं है, अधिकार कुछ भी नहीं होगा, सारे राज्य की शासन शक्ति हमारे पास रहेगी, आप केवल क्या हो, राजा हो। ये दोहरी शासन व्यवस्था थी, आप केवल राजा हो, बाकी सारे अधिकार हमारे पास, है ना। ये कैनिंग की दोहरी शासन नीति कैनिंग ने शुरू की थी विद्यार्थी, याद नहीं, कैनिंग नहीं थी, मुझे नाम कैनिंग ने नहीं की थी। ये दोहरी शासन व्यवस्था विद्यार्थियों मेरे कॉर्नवालिस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो ये बात थी विद्यार्थियों, यहाँ पे 1% यहाँ से बनता है, ठीक है। घेरे की नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, राजनीतिक कारणों में ये सबसे प्रमुख रूप से मानी जाती है। नाम और वर्ष याद रखना विद्यार्थियों, शासक का कभी कोई पूछ ले तो विद्यार्थियों याद रखना, ठीक है। 1% यहाँ से बनता है।
दूसरा प्रश्न देखो, सेम मैंने चीज ऐड की है। भारत में 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? राजनीतिक कारणों का एक प्रश्न हमने पढ़ लिया था, घेरे की नीति का। और दूसरा प्रश्न हमको पढ़ना है कि अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, हड़प नीति को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेस, हड़प नीति को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेस कहते हैं विद्यार्थियों। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेस विद्यार्थियों याद रखना, ये डलहौजी की नीति है। रिंग्स ऑफ फेयर याद रखना विद्यार्थियों, सहायक संधि वाली वो लॉर्ड वेलेस्ली की नीति, ठीक है ना। अब ये दूसरा कारण है, ये कारण विद्यार्थियों कहीं ना कहीं 1857 क्रांति का मुख्य बिंदु रहा है विद्यार्थियों, क्योंकि लगभग रियासतों ने विद्यार्थियों हड़प नीति के तहत कब्जा कर लिया था। और हड़पने का मतलब ये हो गया कि निश्चित रूप से उनके भावनाओं के खिलाफ कार्य किया गया था, तो विद्यार्थियों वहां की जनता निश्चित रूप से बहुत नाराज हो गई थी। तो डलहौजी हड़प नीति में देखो 17/1848 ये वर्ष याद रखने हैं विद्यार्थियों, हर एग्जाम में प्रश्न आता है विद्यार्थियों इनका मिलाने वाला कि 17/1848, जैतपुर और संबलपुर विद्यार्थियों 1849, बगाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी और नागपुर 1854। ये विद्यार्थियों बिल्कुल सही है, किताबों में कहीं 1852 दे रखा है तो सुधार लेना विद्यार्थियों, क्योंकि आरपीसी ने प्रश्न माना था विद्यार्थियों कि झांसी का विद्यार्थियों विलय 1854 में ही हुआ, ठीक है ना। तो आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं 10 किताब पढ़ के पहले आता हूँ, बाद में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, निश्चित रूप से आपको यहाँ से निश्चित रहना, ठीक है ना। तो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी की थी हड़प नीति, हड़प नीति का था डॉक्ट्रिन ऑफ लेस। ये अधीनस्थ पृथक्करण की नीति विद्यार्थियों दूसरा चरण है। पहला चरण है घेरे की नीति, मैंने आपको बता दिया अंग्रेजों की। दूसरी है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। पृथक्करण का मतलब क्या हुआ कि इंग्लैंड में उस समय क्या होता था कि जो कपड़ा का व्यापार था और जो आर्थिक गतिविधियां था, निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर कड़ी या अर्थव्यवस्था को तोड़ने का ये सबसे बड़ा कारण था विद्यार्थी, अधीनस्थ पृथक्करण, ठीक है ना। यहाँ से हड़पने लगे थे विद्यार्थी और इंग्लैंड के बाजार को वस्तुएं प्रदान की गई थी विद्यार्थियों, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ नहीं जानना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये बिंदु, ठीक है ना। तो ये वर्ष और किस रियासत को किस वर्ष कहते हैं कि हड़प लिया गया था विद्यार्थियों, बस इतना आपको यहाँ से लिखते जाना विद्यार्थियों, ठीक है। 2% यहाँ से बनते। 1% मैंने अवध का अलग से बनाया है, ठीक है। अवध पर कुशासन के आरोप के बारे में कौन सा कथन सही? अब अवध का क्या है विद्यार्थियों, अवध का हमें यहाँ से पूरी डिटेल में नहीं जानना है, क्योंकि ब्रिटिश गतिविधियों की हम क्रांति पढ़ रहे हैं, तो क्रांति से जुड़ा हुआ बिंदु हम कारणों पर चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ थोड़ी सी हम बेसिक रूप से यहाँ से लेके चलेंगे कि अवध पर कुशासन के आरोप में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में घोषणा की, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये कोटेशन विद्यार्थी एग्जाम में आया था, ये कोटेशन एग्जाम आया था कि ये चेरी फल, ये गिलास फल को मतलब कहते हैं चेरी फल, ये चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा विद्यार्थी। ये लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में ही घोषणा कर दी थी। मतलब ये हुआ कि ये पहले से ही इनका विचार था कि अवध को हड़पना है, अवध को किस प्रकार हमारे राज्य में मिलाना है। बहुत सारे वहां आयोग भेजे गए थे विद्यार्थियों, वेब मिलर का भी आयोग भेजा था और सेलिमन का भी विद्यार्थियों को जांचने के लिए भेजा था, परंतु उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं है, बिल्कुल शांति तरीके से ये राज्य चल रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये याद रखना विद्यार्थी, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, ये कथन किस से संबंधित है विद्यार्थियों, तो याद रखना वो अवध से संबंधित है और किसने कहा है, वो लॉर्ड डलहौजी ने कहा है, ठीक है ना। कर्नल सलीमैन इस विलय के पक्ष में नहीं था विद्यार्थियों, याद रखना। कर्नल सलीमैन ये इनको भेजा गया था विद्यार्थियों जांच के लिए, परंतु इन्होंने कह दिया कि यहाँ कोई कुशासन नहीं, जबकि याद रखना विद्यार्थियों कर्नल आउट्रम की रिपोर्ट पर यह प्रश्न आया था। कर्नल आउट्रम की रिपोर्ट पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु विद्यार्थी एग्जाम आया था कि अवध का विलय किसकी सिफारिश पे किया गया था।
अवध का विलय किसकी सिफारिश पे किया गया था, याद रखना। तो कर्नल आउट टर्म की सिफारिश पर, रिपोर्ट पर विद्यार्थियों इसका विलय किया गया था। ये बहुत बिंदु महत्वपूर्ण है, बहुत बिंदु, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ कि आउट टर्म की रिपोर्ट के आधार पर विद्यार्थियों अवध का विलय कर दिया गया। डलहौजी 1856 में कुशासन के आरोप में इसका विलय किया गया। ठीक है, 1851 में घोषणा की थी कि ये चेरी फल हमारे मुंह में आके गिरेगा, जबकि इसका विलय विद्यार्थियों 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इस समय नवाब थे वाजिद अली शाह विद्यार्थी, इस समय नवाब थे वाजिद अली शाह। इनको बेचारे को किसी एक स्थान पे, मुझे यार नाम याद नहीं आ रहा, शायद मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, कलकत्ता के मंटिया बुर्ज, कलकत्ता के मंटिया बुर्ज, यहाँ भेज दिया बेचारे। यह कहा कि महाराज आपका कोई काम नहीं है, आपके यहाँ कुशासन है और कुशासन में आरोप में आपको हमें अपना राज्य देना पड़ेगा, और आप कहाँ जाओ कि कलकत्ता के ये मंटिया बुर्ज में इनको भेज दिया गया था कि वहां आप जाओ, वहां आराम से मजे करो, ठीक है, यहाँ आपका कोई काम। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। विद्यार्थियों, अंग्रेजी सेना में क्रांति के समय सर्वाधिक सैनिक विद्यार्थियों कहीं के थे, तो वो अवध के थे। तो अब निश्चित रूप से विद्यार्थियों नाराजगी तो रहेगी सैनिकों में, है ना। देखो ये कारण धीरे धीरे कारण पनप रहा है, क्रांति का धीरे धीरे कारण पनप रहा है सैनिकों में, क्योंकि जब हम बात करेंगे सैनिक कारणों की बात करेंगे तो वहां विद्यार्थियों हम भारतीय और अंग्रेजी अनुपात 5:1 पढ़ेंगे कि क्रांति के दौरान भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात विद्यार्थी याद रखना 5:1 था। एक अंग्रेज अधिकारी और 5 एक अंग्रेज सैनिक और 5 भारतीय सैनिक। तो विद्यार्थी याद रखो कि भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी बड़ी रही होगी। और अवध का इस तरह विलय कुशासन के आरोप में लगाना, और अवध के ही सर्वाधिक सैनिक विद्यार्थियों इस क्रांति के दौरान थे अंग्रेजों में, तो निश्चित रूप से यह क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण यहां रहा है कि अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। ये विद्यार्थियों बहुत इंपोर्टेंट बिंदु है, ये पूछने लायक बिंदु है कि किस स्थान को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, ठीक है ना। तो अवध को कहते हैं। कुशासन के आरोप में 1856 में हड़पा गया था, कुशासन के आरोप में इनको विलय कर दिया। आउट टर्म की घोषणा के आधार, आउट टर्म की रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया था, ठीक है ना। सलीमन ने कहा था कि यहाँ कोई ऐसा कोई है ही नहीं बात, सलीमन की रिपोर्ट, सलीमन ने तो मना कर दिया कि मैं इस आधार पर इसका विलय नहीं कर सकता, ठीक है ना। 3 अवध के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना, ठीक है। चौथा प्रश्न देखो, अब कुछ और कारण है कि क्रांति के समय सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में कौन सा कथन सही। क्रांति के समय सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में कौन सा कथन सही, ठीक है। धार्मिक कारणों में तो बहुत सारे बिंदु आएंगे, मैं आगे फिर बात करूंगा। फिर तो यहाँ देखना कि 1813 के चार्टर के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में रहने की अनुमति और गतिविधियां प्रारंभ की थी विद्यार्थियों। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये देखो यहाँ होता क्या है, अब बाद में धीरे धीरे ये ईसाई मशीनरी भारत में आए, भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए अनेक सारी कार्यशालाएं खोली थी विद्यार्थियों, इनको शिक्षित किया गया था ईसाई धर्म में इनको महत्व बताया गया था विद्यार्थियों। तो निश्चित रूप से भारतीय समाज में ये बुरा प्रभाव पड़ा था, और भारतीय समाज को लगा कि हमारे वेदों की जो शिक्षा, हमारी जो प्राचीन शिक्षा रही, उनको धूमिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रांति का एक कारण ये भी रहा कि 1813 के चार्टर में कहा गया कि ईसाई धर्म प्रचारकों को कहा गया कि आप भारत आओ और अपनी गतिविधियां संचालित करने के प्रारंभ घोषणा की थी। 1829 में सती प्रथा बंगाल एक्ट 17 लागू हुआ था विद्यार्थियों, ठीक है ना। ये है ना सती प्रथा का जो बंगाल का एक्ट चलता था ना, उसमें धारा विद्यार्थियों 17, ठीक है ना। एक किसी एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था कि सती प्रथा अधिनियम किस एक्ट के तहत पारित किया गया था विद्यार्थी, किस बंगाल एक्ट के तहत पारित किया गया था, तो वो था विद्यार्थियों एक्ट बंगाल एक्ट 17 के तहत, ठीक है ना। अब सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, बंद कर दिया, तो निश्चित रूप से भारतीय समाज ने कहा कि ये हमारे समाज के बीच में दखल है। जो भी अंग्रेज परिवर्तन करते थे, चाहे वो कन्या वेद हो, चाहे वो बाल विवाह वाला हो, चाहे हिंदू
धार्मिक योग्यता वाला हो, हिंदू विवाह अधिनियम हो, हिंदू विधवा अधिनियम क्यों ना हो, बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे, परंतु हर कानून का भारतीय समाज को लगता था कि ये हमारा दखल है विद्या, ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी दखल है, ये कारण यह है। और 1830 में लॉर्ड डलहौजी, सॉरी 1850 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने जाति अक्षमता निवारक अधिनियम लागू किया था विद्या, एक्ट 21 के तहत। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये क्रांति का एक सामाजिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण था विद्यार्थियों, कि जातीय अक्षमता निवारण अधिनियम लागू किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो व्यक्ति हमारा ईसाई धर्म स्वीकार करेगा, हम उसको किसी भी प्रकार की पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं करेंगे, पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं करने वाले ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी घोषणा थी कि 1856, ठीक है, याद 1850 में जातीय अक्षमता निवारण अधिनियम लागू किया था। 1856 विद्यार्थी हिंदू विधवा अधिनियम, पुनर्विवाह अधिनियम एक्ट 15 के तहत लागू किया। ये याद रखना विद्यार्थी, एक्ट के सती प्रथा वाला बंगाल एक्ट 17 के तहत, याद रखना, हिंदू विधवा पुनर्विवाह वाला एक्ट 15 के तहत, और जातीय अक्षमता निवारण लागू किया गया था एक्ट 21 के तहत, ठीक है ना। तो ये बिंदु कुछ सामाजिक कारण रहे थे विद्यार्थी। जितने भी बदलाव किए गए, जितना भी परिवर्तन किया गया था, भारतीय समाज को लगा कि है हमारे लिए, हमारी परंपराओं के खिलाफ है विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से एक कारण यहाँ भी रहा होगा, ठीक है। 5वां प्रश्न देखो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण, थोड़ा सा आप इसको समझना, ठीक है। समझो इसको कि क्रांति के समय अंग्रेज और मुगल गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही है, क्योंकि जब हम क्रांति का विस्तार पढ़ेंगे ना, तो क्रांति के विस्तार निश्चित रूप से मेरठ के कार्यकर्ताओं ने, मेरठ के सैनिकों ने जाके कहते हैं कि दिल्ली के बहादुर शाह से मिले थे, बहादुर शाह को अपना सम्राट घोषित किया था, परंतु बहादुर शाह के पास, बेचारे के पास कोई शक्तियां ही नहीं थी। अब देखो होता क्या है, यहाँ से घटनाक्रम शुरू होता है। बात हम 1857 की करेंगे कि बहादुर शाह को सम्राट घोषित कर दिया, और मैंने आपको पहले ही कहा ना कि बहादुर शाह सिर्फ बेचारा नाम का सम्राट था, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना तो वो कभी अपना दरबार लगा सकता था, ना वो, उसके पास, बेचारे के पास लाल किला भी नहीं रहने के लिए दिया था, ठीक है ना। एक पूरा एक क्रम रहा है, उसमें मैंने पूरा ऐड किया है, 1-2 प्रश्न यहाँ से पहले से एग्जाम में पूछे, समझना इसको। लॉर्ड ऑकलैंड ने नजराना लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, मुगल सम्राट को कहा कि तुम नजराना नहीं ले सकते। खिल्लत देने पर प्रतिबंध लगा दिया, किसी को तुम खिल्लत नहीं दे सकते। मुगल सम्राट के दरबार पर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये लॉर्ड ऑकलैंड की गतिविधियां विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूं, एक प्रश्न यहां से बना था कि 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करने का आदेश दिया था और कुतुब मीनार के पास छोटे से निवास में रहने के लिए कहा था विद्यार्थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम आया था कि किस गवर्नर जनरल ने बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करने का आदेश दिया था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, लॉर्ड डलहौजी वाली, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड क्या करता है, नजराना लेने पर प्रतिबंध करता है, खिल्लत किसी से नहीं ले सकते और ना ही मुगल बादशाह दरबार लगा सकता था। ये लॉर्ड ऑकलैंड ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। फिर डलहौजी आता है, डलहौजी कहता है कि महाराज बहादुर शाह जफर सम्राट साहब, आप जाओ, लाल किला छोड़ना पड़ेगा आपको कुतुब मीनार के पास एक छोटा सा कोई आपका निवास स्थान है, वहां आप जाके निवास। फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग कहता है कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल शासक के सम्राट की पदवी छीन लेंगे, उसे केवल राजा ही कहा जाएगा। कैनिंग ने तो और बुरी हालत कर दी विद्यार्थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर जब मरेगा ना, उनकी मृत्यु होगी ना, तो उसके आगे उसके बाद में जितने भी उत्तराधिकारी आएंगे वहां कुछ भी नहीं रहने वाला, सम्राट वगैरह सब नाम छीन लेंगे, पदवियां छीन लेंगे, सिर्फ नाम मात्र के राजा रहेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में इनाम कमीशन का गठन किया था, बंबई की जागीरों का निरीक्षण करना था। ये अलग से बिंदु था, मैंने अलग से यहाँ पे डाल दिया। ये मुगल और अंग्रेजों गतिविधियों के बारे में ये 3 गवर्नर जनरल की बातें याद रखनी है।
कि डलहौजी ने कहा कि आप दरबार नहीं लगा सकते, सॉरी ऑकलैंड ने कहा कि आप दरबार नहीं लगा सकते, डलहौजी ने कहा कि आपको लाल किला छोड़ना पड़ेगा, और कैनिंग ने कहा है कि इनके मरने के बाद सम्राट की उपाधि हमसे छीन लेंगे। 3 बिंदु आपको यहां से याद रखना। एक बिंदु ये है, ये आता है वैसे आर्थिक कारण, ये किस में आएगा, आर्थिक कारण में आप इसको लिख लेना, ठीक है। आर्थिक कारण लगा के ये लिख लेना कि लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में इनाम कमीशन नियुक्त किया था। इनाम कमीशन की मुख्य बात यही थी कि बंबई की जो 35,000 जागीरें है ना, 35,000 जागीरें, इनका निरीक्षण करना था। लगभग 35,000 जागीरें हैं जो बंबई के आसपास के क्षेत्रों में है, इनका निरीक्षण करना था। और कहते हैं कि लगभग विद्यार्थियों 22,000 कहते हैं कि ये जागीरें जब्त कर ली गई थी, ये जागीरें जब्त कर ली गई थी। इतना आपको यहाँ नहीं उलझना है, इतना कॉन्सेप्ट विद्यार्थी शायद नहीं आएगा, है ना। फिर भी मैं बहुत नेक्स्ट लेवल लेके, ये आर्थिक कारणों में आप लिख लेना। ये बाकी हमारी चली रही है कि अंग्रेजों और मुगलों की गतिविधियों के बारे में अलग से इसको लिख लेना, ठीक है। छठा प्रश्न देखो कि क्रांति के दौरान, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ज्यादा ही बड़ा हो गया है, ठीक है। कि क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही। अब कुछ और अन्य बातें हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियों हमारे लिए रही। कि लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया, 8 लाख की वार्षिक पेंशन बंद कर दी थी बेचारे धोंधू पंथ के, ठीक है ना। तो नाना साहब भी कहीं ना कहीं, यहाँ भी कानपुर में हम विद्रोह पढ़ेंगे विद्यार्थियों, कानपुर में हम विद्रोह की घोषणा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा वहां से मैटर समझेंगे। परंतु डलहौजी ने कहा कि आपको उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे और 8 लाख की जो आपकी वार्षिक पेंशन है उसको हम बंद कर रहे हैं। डलहौजी ने कर्नाटक, सूरत, तंजौर के शासकों की उपाधियों से वंचित कर दिया। तो विद्यार्थी इस समय बहुत बड़ा हमला हुआ था विद्यार्थियों, ये हमारे भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास में विद्यार्थी एक प्रकार के कलंक का क्षेत्र रहा है, ठीक है ना। 1835 में पहली बार ब्रिटिश सम्राट के चित्र कंपनी के सिक्कों पर अंकित किए गए थे। सर ली वार्नर ने अपने ग्रंथ नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, ये लिख लेना विद्यार्थियों, नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, देशी रियासतों के प्रति अंग्रेजों की नीतियों का विस्तार से उल्लेख किया। ये सर ली वार्नर ने ही 3 भागों में बांटा था विद्यार्थियों, रिंग्स फेयर की नीति, अधिग्रहण पृथक्करण की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति। 3 नीतियां बांटी थी। पहली नीति थी घेरे की नीति, ठीक है। दूसरी थी पृथक्करण की नीति, ठीक है ना। फिर क्रांति के बाद तीसरा चरण आता है, वो आता है अधीनस्थ संघ की नीति, ठीक है ना। तो घेरे की नीति, अधिकस पृथक्करण की नीति, अलग अलग कर दो इन रियासतों को, इनको आपस में मत जोड़ने दो। फिर आता है अधीनस्थ संघ की नीति, सबऑर्डिनेट यूनियन, इसको कहते हैं, तीसरी नीति को कहते हैं सबऑर्डिनेट यूनियन। रिंग्स फेयर की नीति, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, ठीक है ना, और अधीनस्थ संघ की नीति, ठीक है। तो ये ली वार्नर ने ये विद्यार्थी 3 चरणों में इनको बांटा था। इनकी पुस्तक का नाम था नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हमें थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। ये क्रांतिकारी गतिविधियों की 1857 की क्रांति का कहीं ना कहीं ये विद्रोह के कारणों में ये भी शामिल है, ठीक है। 6 प्रश्न यहाँ से बन गए। 7वां प्रश्न, सैनिक कारणों के बारे में। 1857 के सैनिक कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। इस समय अंग्रेजी सेना में भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात विद्यार्थी याद रखना 5:1 था। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम में आएगा, क्योंकि क्रांति के बाद विद्यार्थियों जब हम 1858 का लॉर्ड कैनिंग ने विद्यार्थियों जो इलाहाबाद दरबार में जो घोषणा की थी ना विद्यार्थियों, उन घोषणाओं में बहुत सारे बिंदु थे विद्यार्थियों। उसी बिंदुओं में हम बाद में पढ़ेंगे कि भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात क्या किया गया था विद्यार्थियों, है ना। दोनों के अनुपात का हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। परंतु क्रांति के पहले पूछ लेना, क्रांति के पहले कितना अनुपात था, तो 5:1 था। 1 अंग्रेजी सैनिक और 5 भारतीय सैनिक, ठीक है। अब एक और घटनाक्रम आता है कि 1854 में भारतीय डाकघर एक्ट पारित हुआ, जिसमें
सैनिकों को पत्र व्यवहार करने पर शुल्क देना पड़ता था विद्यार्थियों। इससे पहले क्या था कि भारतीय सैनिक जितने भी थे अपने परिवारों के साथ कोई पत्र व्यवहार करते थे तो उनको कोई किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता था, ठीक है ना। अब यहाँ कैनिंग क्या करता है, वैसे ये हाँ कैनिंग की बात लगभग है ना, एलओजी की बात है वैसे, ठीक एक ही बात है ना। ये एक भारतीय डाकघर एक्ट पारित हुआ था, इतना आपको याद रखना है, इस वर्ष याद रखना है। और यहाँ कहते हैं कि शुल्क देना पड़ता था विद्यार्थियों, एक कारण ये रहा है, इससे इस समय सैनिक इस मुद्दे से नाराज हो गए थे, क्योंकि इससे पहले तो जितना भी पत्र व्यवहार होता था सारे लगभग निःशुल्क रहता था, ठीक है ना। फिर 1856 में कैनिंग क्या करता है, सामान्य सेवा प्रवर्तक एक्ट पारित करता है और इसके द्वारा कहा गया कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार सेवा देने का भी वचन देना होगा। ये भी एक नाराजगी का मुद्दा रहा विद्यार्थियों, और सैनिकों ने कहा था कि हम समुद्र पार जाना हमारे समाज हमारे धर्म के खिलाफ है विद्यार्थियों, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए भी ये सामाजिक ये सैनिक कारणों में ये दो बिंदु सबसे महत्वपूर्ण रहे थे। तो भारतीय डाकघर एक्ट पारित किया गया था, उसमें कहा गया कि इसके जो आपका पत्र व्यवहार कर रहे हो ये निःशुल्क बिल्कुल हम इसको समाप्त कर रहे हैं। एक कैनिंग का ये सामान्य सेवा प्रवर्तक एक्ट पारित किया, इसमें कहा गया कि भारतीय सैनिकों को जरूरत पड़ने पर विदेश समुद्र पार भी जाना होगा, और ये भी एक कारण रहा था। इस समय भारतीय सैनिकों को विद्यार्थी चार्ल्स नेपियर ने कहा था उच्च जातीय भाड़े के सैनिक। ये चार्ल्स नेपियर का कथन भी विद्यार्थी उस समय बहुत वायरल हुआ था। चार्ल्स नेपियर ने कहा था विद्यार्थियों कि भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े के सैनिक कहा था, ठीक है ना। तो सैनिक कारणों में दो तीन बातें आपको याद रखनी है, और मुझे लगता है आपके टॉपिक कारणों में विद्यार्थी को एक प्रश्न पूछेगा तो निश्चित रूप से वो सहायक संधि या फिर हड़प नीति विद्यार्थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पूछ सकता है, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है ना। फिर भी हमको पूरा पढ़ना है और हम पूरा पढ़ रहे हैं। क्रांति से पहले देखो सैनिक विद्रोह, देखो 18 शताब्दी की क्रांति से पहले सैनिक विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही, क्योंकि सैनिक विद्रोह समय समय पे होते रहे विद्यार्थियों, लगभग 8-10 विद्रोह की हम यहाँ चर्चा कर सकते हैं, परंतु हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से 2-3 विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें हमें जानना चाहिए। कंपनी की सेना में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ था विद्यार्थियों 1764 के बक्सर के युद्ध में, जब हेक्टर मुंडो से कुछ सैनिक नाराज थे और वो कहते हैं कि बंगाल के नवाब से जाके मिल गए थे। तो भारतीय सैनिकों का प्रथम सैनिक विद्रोह हम माने तो 1764 का विद्यार्थी बक्सर के युद्ध में हुआ था, यह प्रथम सैनिक विद्रोह था, ठीक है। एक बात यहां से ध्यान रखना। दूसरी बात ये वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों कि कंपनी के सन में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में हुआ था विद्यार्थी। प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में हुआ था, वो हुआ था वल्लोर में। वल्लोर में भारतीय सैनिकों को पगड़ी पहनने तथा कलगी लगाने पर प्रतिबंध लगा दी। अंग्रेजों ने कहा कि आप ना तो पगड़ी पहन सकते हो, कलगी का मतलब हो गया विद्यार्थियों टीका, टीका नहीं लगा सकते, टीका नहीं लगा सकते, पगड़ी नहीं पहनने और टीका नहीं लगाने पे विद्यार्थियों कहते हैं कि वल्लोर में विद्यार्थियों याद रखना 1806 में कहते हैं कि यहाँ पे प्रथम धार्मिक विद्रोह हुआ था, ठीक है। दो बात यहां से हो गई। फिर 1824 में बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट के सिपाहियों ने समुद्र पार बर्मा जाने से इनकार कर दिया था, ये भी इनकी गतिविधियां शामिल थी। 1838 में विद्यार्थियों सोलापुर स्थित एक भारतीय टुकड़ी ने भत्ता सैनिक भत्ता नहीं देने पर विद्यार्थियों बगावत। कुछ बातें जिसमें दो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थी, सबसे महत्वपूर्ण पूछ ले कि भारतीय सैनिकों द्वारा कंपनी में प्रथम सैनिक विद्रोह कहां पे हुआ था, तो बक्सर के युद्ध में विद्यार्थियों याद रखना हुआ था। पूछ ले कि भारतीय सैनिकों द्वारा प्रथम धार्मिक विद्रोह कहां पे हुआ था, तो वो वल्लोर में हुआ था विद्यार्थियों 1804 की बात है, 1806 की बात है ना। और कुछ ये नहीं बातें हैं, आप नोट करते जाना, लिखते जाना, और बाद में जब रिविजन करो तो पढ़ लेना विद्यार्थी, सबसे बेस्ट नोट्स हो जाएंगे। 8% यहां से हो गई, 1% मैंने इसका और बनाया है जो क्रांति का तत्कालीन कारण। अभी हमने जितने भी कारण पढ़े हैं ना, तो निश्चित रूप से हमें, अब मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गई होगी, बड़ी बड़ी बात आपको मुझे जो समझानी थी विद्यार्थियों। इसके अलावा क्रांति पे 4-5 घंटे का कारणों पे डिस्कशन करें तो वो भी विद्यार्थियों बहुत कम है, परंतु हमें सीमित रूप में चलना है कि क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस थे,
इसके बारे में कौन सा कथन सही है? ये विद्यार्थियों अठारह क्रांति का तत्कालीन कारण था। सीधा एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो वो चर्बी वाले कारतूस विद्यार्थियों तत्कालीन कारण रहे थे। अब ये कारण क्यों रहे थे इसको आप समझ, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि 1853 में ब्रिटिश सेना ने, सेना याद है ठीक है, सेना में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। ये कार्य करने वाला विद्यार्थी लॉर्ड हॉर्डिंग था और ये विद्यार्थी एग्जाम में प्रश्न आया था। अब यहाँ विद्यार्थियों के डाउट क्रिएट होता है क्योंकि किताबों में सीधा ही लिख रखा है। विद्यार्थी याद रखना, एक तो ब्रिटिश सेना में शामिल करना अलग बात है और एक भारत में प्रयोग अलग बात है। दो यहाँ अलग अलग बिंदु याद रखना। मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, दो डेट आपको याद रखनी है, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। सॉरी 1853 है ठीक है ना, मेरा टाइपिस्ट नहीं लेता है। 1853 1800 याद रखना। एनफील्ड राइफल का प्रयोग ब्रिटिश सेना में विद्यार्थियों पहली बार 1853 में किया गया था। ब्रिटिश सेना का कह रहा हूं मैं, यहाँ भारतीय सैनिकों की बात नहीं हो रही है, याद रखना। ब्रिटिश सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने वाला विद्यार्थियों लॉर्ड हॉर्डिंग था। 1853 की बात है। फिर भारत में कैनिंग सरकार ने भारत में दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया था और सेना में शामिल किया गया। विद्यार्थियों भारत में एनफील्ड राइफल का प्रयोग 1856 में शुरू हुआ था, प्रयोग किया गया था और वो प्रयोग करने वाला यहाँ भारत में कैनिंग था विद्यार्थी। जबकि 1853 में एनफील्ड राइफल को ब्रिटिश सेना में शामिल करने वाला लॉर्ड हॉर्डिंग था विद्यार्थी। याद, तो अलग अलग बिंदु है आपको याद करना। ये ब्रिटिश सेना में शामिल किया गया, इस समय कहता है कि भारतीय सेना में शामिल किया। भारत में इसका प्रयोग कह सकते हैं या भारतीय सेना को उपयोग के लिए यहाँ लाया गया। ठीक है। कारतूसों के निर्माण हेतु भारत में बुलीच, आर्सेनल, दमदम, फोर्ट विलियम और मेरठ में कारखाने थे विद्यार्थी। एनफील्ड राइफल का भारत में प्रयोग, यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र भी विद्यार्थियों 3 हमें मिलते हैं। एक तो हमें मिलता है दमदम, सियालकोट, अलग अलग किताब दे रखा है, और अंबाला। ये 3 नाम हमें किताब मिलता है और लिखा होता है कि ये प्रशिक्षण के केंद्र थे। प्रशिक्षण अनफील्ड राइफल के प्रशिक्षण के ये केंद्र थे विद्यार्थी। एनफील्ड राइफल के प्रशिक्षण के केंद्रों की बात करते हैं तो 3 नाम हमें मिलता है। एक दमदम मिलता है, एक सियालकोट मिलता है और एक अंबाला। 3 हमें स्थान मिलते हैं। कहते हैं कि जहां एनफील्ड राइफल का कहते हैं कि प्रशिक्षण के लिए सैनिकों को ले जाया जाता है। और निर्माण है तो भारत में इन कारतूसों का निर्माण होता है ना, कारतूसों निर्माण है तो 5 केंद्रों के हमें उल्लेख मिलता है, 5 कारखाने मिलते हैं। एक बुलीच में है, आर्सेनल में है, दमदम में है, फोर्ट विलियम में है और मेरठ में। 5 कारखाने, ये अलग बात है विद्यार्थियों, और ये प्रशिक्षण केंद्रों की अलग बात है। मेरी बात आप समझ रहे होगे कि प्रशिक्षण केंद्रों की बात अलग है। यहाँ एनफील्ड राइफल कैसे चले जाते, यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि ये 5 ऐसे केंद्र हैं जहां पर एनफील्ड राइफल बनाई जाती है। दोनों बात आप समझ रहे हो, लगता है कि आपका डाउट यहाँ क्लियर हो। जनवरी 1857 में कोलकाता के पास दमदम की बंगाल आर्मी ने अफवाह फैला दी विद्या। यहाँ सबसे पहले अफवाह फैली थी कि राइफल में चर्बी वाले कारतूस लगे हैं, और चर्बी वाले कारतूस को कहते हैं कि गाय और सूअर की चर्बी होती थी। इस समय कहा गया था कि कारतूस में गाय और सूअर की क्या है, चर्बी। गाय और सूअर की चर्बी है तो निश्चित रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के समुदायों के सैनिकों में विद्यार्थियों नाराजगी रही थी, क्योंकि जो कारतूस होता था ना, उस कारतूस को पहले उसको मुंह से तोड़ना होता था, ठीक है ना, मुंह से तोड़ के फिर कारतूस को उसको बंदूक में भरते थे विद्यार्थी। तो वो कारतूस के ऊपर क्या लगा था, सूअर और गाय की कहते हैं कि चर्बी लगी हुई थी विद्यार्थी, और उस चर्बी को तोड़ना निश्चित रूप से अपने अपने धर्म में विद्यार्थियों ये एक बहुत बड़ा कहते हैं कि पाप होता था विद्यार्थियों, एक बड़ा अपमान होता था, अपना खुद शुद्ध हो जाते थे, इस प्रकार वह माना गया था। तो याद रखना
ये दमदम की बंगाल आर्मी ने यह अफवाह फैलाई थी कि ये चर्बी वाले कारतूस इसमें होते हैं। ठीक है, यहां से यह बात याद। सीताराम पांडे ने अपने अवधी भाषा में लिखे लेख सिपाही से सूबेदार तक जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उल्लेख किया। विद्यार्थी, ये सीताराम पांडे का नाम बहुत महत्वपूर्ण। विद्यार्थी, सीताराम पांडे विद्यार्थी इस समय एक सैनिक रहा था और 60 वर्ष की सेवा के बाद रिटायरमेंट हुआ था। और रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि अपना एक लेख लिखा था विद्यार्थी। उस अंग्रेज अधिकारी नाम बताता हूं मैं आपको कि हाँ, नारगेट। नारगेट नाम मिलता है विद्यार्थियों। क्या नाम मिलता है? नारगेट। रिटायरमेंट होने के बाद विद्यार्थी नारगेट को विद्यार्थियों अपने लेख लिखे थे। नारगेट नामक अंग्रेज अधिकारी को इस सीताराम पांडे ने लेख लिखे थे विद्यार्थियों। और उस लेख को कहते हैं कि इस नारगेट ने ट्रांसलेशन करके उन्होंने प्रस्तुत किया था। वो विद्यार्थियों याद था, वो सिपाही से सूबेदार तक। उस लेख का नाम था सिपाही से सूबेदार तक, लेख का नाम था। और उस लेख में कहा गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कहीं ना कहीं इस क्रांति का कारण रहा है। एक तो ये पत्र व्यवहार मिलता है। ठीक है, सीताराम पांडे के नाम याद रखना विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ सकता है। नारगेट को लेख लिखे थे। ठीक है ना, आप लिख लेना, नारगेट को लेख लिखे थे। ठीक है, कारतूस के चारों ओर गाय सूअर की दोनों की चर्बी लगी रहती। ये बहुत सिंपल बात है कि गाय के चारों सूअर और गाय के कहते हैं कि चर्बी लगी रहती थी, इसलिए उसको तोड़ना पड़ता था, फिर बंदूक में डालते थे, फिर उसको भरना पड़ता था। इस प्रकार का ये घटनाक्रम रहा है और 1857 के क्रांति का ये तत्कालीन कारण भी रहा है। और मुझे लगता है कि आपके बात समझ में भी आ गई। पूरी मैंने बता दी है कि ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड का प्रयोग 1853 में हुआ था। हार्डिंग के द्वारा यह प्रश्न आया हुआ था कि अंग्रेजी सेना में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वो हार्डिंग के द्वारा किया गया था। भारत में विद्यार्थियों कैनिंग ने इस समय कहते हैं कि प्रयोग शुरू किया था, शामिल किया था। ये 5 स्थान थे जहां पे ये कारतूस बनते थे। एनफील्ड राइफल का 3 प्रशिक्षण केंद्र थे इस समय विद्यार्थी याद रखना। दमदम ने विद्यार्थी सर्वप्रथम अफवाह फैलाई थी कि कारतूस के आगे गाय सूअर की चर्बी है। सीताराम पांडे के अपने लेख याद रखना विद्यार्थी, इसमें कारतूस का ये चर्बी वाले कारतूस की घटना का उल्लेख किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तत्कालीन कारण रहा है। और मुझे लगता है कि आपको यहाँ से अलग और कुछ भी नहीं जानना है, बहुत नेक्स्ट लेवल में आपको करवा रहा हूँ। ठीक है ना। क्रांति के समय नियुक्त प्रमुख अधिकारी देख लो एक बार, एग्जाम में बहुत सिंपल प्रश्न आता है, बहुत सिंपल प्रश्न। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऐसा एक बार प्रश्न आया। एक बार प्रश्न पूछ लिया कि क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो भारतीय गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत का सम्राट पूछ लिया, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पूछे तो लॉर्ड पामस्टन था। पामस्टन था। वह महारानी पूछ ले तो विक्टोरिया थी। एक विदेशी पत्रकार का नाम मिलता है कि अर्नोल्ड रसेल। विद्यार्थियों इस समय कहते हैं कि ये एक विदेशी पत्रकार था जो क्रांति के समय भारत में रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। अब यहाँ एक द्वंद्व चलता है कि किताब में, एक और ऑथेंटिक किताब में लिख रखा है कि कैंपवेल भारतीय मुख्य सेनापति, विद्यार्थियों के लिख रखा किताब में कि कैंपवेल मुख्य सेनापति था ब्रिटिश का। तो दोनों याद रख लेना। मुझे लगता है ये, मुझे लगता है जितना ऑथेंटिक है, मैंने जितना पढ़ा है एनसीईआरटी में मैंने देखा था विद्यार्थियों कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। जहां तक मुझे लगता है एक किताब में मुझे मिला कि ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति कैंपवेल को माना गया था। ठीक है ना। तो गवर्नर जनरल कैनिंग था। मुगल सम्राट की बात कर लें, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। प्रधानमंत्री बात कर लें ब्रिटेन की, तो पामस्टन था। रानी विक्टोरिया थी। विदेशी पत्रकार एक अर्नोल्ड रसेल का यहाँ हमें उल्लेख देखने को मिलता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन का नाम मिलता है। ठीक है ना। तो ये थे विद्यार्थियों और विद्यार्थियों क्रांति के मैंने कारणों पर पूरा डिस्कशन कर लिया है। आप इनको नोट कर लेना। बहुत नेक्स्ट लेवल की जानकारी मैंने बता दी है और जितना हो सके मैंने सीमित रूप में मैंने आपको करवा दिया, क्योंकि कारणों को जानना बहुत जरूरी था। इतने सारे कारण रहे हैं तब जाके विद्यार्थियों एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। आगे हम क्रांति की योजना पढ़ेंगे, क्रांति का विस्तार अगली क्लास में बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। 4-5 स्थान पढ़ेंगे, कानपुर पढ़ेंगे, अवध पढ़ेंगे, आरा
आरा वाला स्थान पढ़ेंगे, झांसी हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी, मेरठ का बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी 8-10 ऐसे स्थान है जहां से हम उड़ीसा का विद्यार्थी विमल शाही वाली बात पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर अंतिम क्लास में हम उसके कथनों पे, उसके द्वारा लिखी गई रचना, इस समय विद्यार्थियों कारण में एक मांझा प्रवास नाम मिलता है, मैं इसे इसका अलग से उल्लेख करूंगा लिस्ट में, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो इतनी सारी बातें हैं कारणों के बारे में, उम्मीद है कि आप कुछ सीख रहे हो। अगली क्लास में हम आपको और अच्छा समझाने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।